Himanshi Shelat, an English writer and lecturer, her work is on non-formal education and functional literacy reforms on the underprivileged sections of India. इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. एंड महेश चंपकलाल लेखक, अभिनेता, निर्देशक और शिक्षक की भूमिकाएं निभाते रहे हैं. रंग द्वार एंड रंग शीश आर टू ऑफ हिज पब्लिकेशंस अमंगस्ट अदर्स. इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. महेश चंपकलाल विल ऑल्सो बी द मॉडरेटर फॉर दिस सेशन. I would now request you to please initiate the discussion. Thank you. नमस्कार. गलियों में रहने वाले मंच पर आ चुके हैं. आजकल गुजरात तो सुर्खियों में ही है, हर जगह पे गुजरात का नाम है. जब मेरे पास कार्यसूची और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देती हुई पत्रिका आई तो गलती से मैंने पढ़ लिया प्रोटेस्ट ऑफ गुजरात, प्रोटेस्ट अगेंस्ट गुजरात. और तब जाके मुझे पता चला कि भाई ये तो न तो गुजरात के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट है, न तो गुजरात का कोई प्रोटेस्ट है, ये तो गुजरात के साहित्य में, खास करके कविताओं में, उपन्यासों में, कहानियों में, नाटकों में कहाँ कहाँ आधिपत्य और आधिपत्य के खिलाफ जो विद्रोह होते हैं उसके बारे में स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से किस तरह से स्वर गूंज उठते हैं. तो हम आगाह करना चाहेंगे एक छोटी सी कविता से. दोस्तों, आपको मालूम है जब भी कोई प्रस्तुति होती है तो पहले नांदी पाठ हुआ करता है और बिना नांदी पाठ कोई प्रस्तुति नहीं होती. हालांकि भास ने अपने नाटकों में ऐसा बताया है कि नांदी के उपरांत सूत्रधार प्रवेश करता है और नांदी पाठ तो स्वयं जो नाटक की प्रस्तुति करने वाले होते हैं वो अपने आप उसकी रचना कर देते हैं. तो आज की इस सेशन के लिए मैंने जो नांदी पाठ चुना है बड़ा सटीक है और सूक्ष्म रूप से आधिपत्य को और साथ साथ विद्रोह को वाणी दे रहा है. रचना है हमारे गुजरात के सशक्त हस्ताक्षर सितांशु यशश्चंद्र जी, जिन्होंने सिंह वाहिनी स्तोत्र लिखा है. और इस स्तोत्र में अगर आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के आधिपत्यों का और बहुतेरे विद्रोह का एक सूक्ष्म चित्र हमें प्राप्त होता है. क्या कहते हैं कवि? मयूर पर से उतर शारदा, सिंह पर चढ़. बात अलग है, सुर अलग है, स्वर अलग है. मयूर ऊपर से उतर शारदा, सिंह ऊपर चढ़. देव ही अगर दानव है तो तू आगे बढ़. शासक कुटिल, शासितों स्वार्थ निर्मग्न, सचिव गण यंत्र. घुटने भर दर्पण जल, डूबे ऋषि न देखे मंत्र. अतंत्र उद्धत नियमों से पर, लोलुप शासक वर्ग. नरकासुर को नमन कर, देवगण ने पाया स्वर्ग. कुबेर का धनकोश हवाले है, दशमुख भक्षक को. बड़ा संभल कर रखा इंद्र ने, निज आसन नीचे तक्षक को. मोर पीछ पीछे छिपकर, कविजन करते नाहक बड़बड़. तू आगे बढ़. तो ये बहुत सारे आधिपत्यों का एक चित्र हमारे सामने आया. अब उसका विद्रोह कैसे करेंगे? तो कहते हैं शंख नाद कर, चाप चक्रधर, भ्रुकुटी वक्र कर माता. शंख नाद कर, चाप चक्रधर,
भ्रुकुटी वक्र कर माता, तू ही दक्षिणा, तू ही देव दानव मर्दिनी, तू त्राता। भग्न वेदी में प्रज्वलित स्वाहा, तू अग्नि शिखा बढ़ बढ़ सी ऊपर चढ़। मयूर पर से उतर शारदा, सी ऊपर चढ़। तो देखिए, इस कविता में आधिपत्य और विद्रोह की बात सटीक रूप से, सूक्ष्म रूप से कही गई है। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे युवा कवि पीयूष ठक्कर को। एक करके सब अपनी बात आपके सामने रखेंगे और फिर बाद में अगर गुंजाइश हुई तो आपस में बहस भी करेंगे और आपसे सवालात भी करेंगे। ऐसा न हो कि आपकी जितनी संख्या है वो हमारी जितनी ही हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो आगाह करते हैं हाँ पीयूष जी से। पीयूष जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। हेलो, धन्यवाद महेश भाई। हमारी युवा पीढ़ी के बहाने समकालीन कविता परिदृश्य पर कुछ बेतरतीब नोट्स। एक, हमारी पीढ़ी के लेखकों की शिक्षा कोई एक ही भाषा में नहीं हुई। घर पर गुजराती, पढ़ाई में अंग्रेजी और बातचीत में हिंदी, कुछ ऐसे तीन तीन भाषाओं के आपसी संबंध के उलझे हुए व्याकरण के बीच हमारा जीवन निर्माण हुआ, और वह भी छोटे बड़े शहरों में। 2, गुजराती भाषा साहित्य का कॉलेज में जाकर सलीके से हम में से किसी ने अध्ययन नहीं किया है, और इसीलिए किस कविता को अच्छी कविता कहा जाता है उसका हमने सुखपाठ नहीं किया। यद्यपि उस कविता के अच्छेपन को जानने की, पहचानने की तीव्र जिज्ञासा के चलते हम काफ़ी गुमक्कड़ी करते रहे, और इस तरह काफ़ी कुछ जाने अनजाने आत्मसात होता रहा। शायद इसी वजह से हमारे लिए कविता का कोई स्वरूप न श्रेष्ठ स्वरूप रहा और ना ही कोई स्वरूप कमतर। कोई एक भाषा की परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर उसमें चिन्हित नक्शों पर चलना कभी हमें अनुकूल नहीं आया। कविता हमारे लिए भाषाओं की सीमाओं को लांघती जादुई चीज बनकर उभर आई। 3, हमारी भाषा के तथाकथित बड़े कवियों को बड़े मानकर चलने का हम पर किसी ने हुक्म नहीं चलाया, और अगर ऐसा होता भी तो हमें उसका अंधा अनुसरण कतई स्वीकार्य नहीं होता। इस तरह साहित्य के इतिहासकारों की बनाई क्रमानुक्रमता को हमने तोड़ दिया। हमारे लिए दी हुई कोई हायरार्की हमें मंजूर नहीं थी। इसी वजह से शायद हमारी अपनी मातृभाषा से हमारी मित्रता भरी दुश्मनी और दुश्मनी भरी मित्रता वाली स्थिति बनी रही, और इसके चलते व्यतीत होते जीवन को लिखते लिखते हासिल करने के उपक्रम में जिन कवियों से प्रेरणा मिली वह कवि हमारे लिए बड़े कवि या अच्छे कवि बने, और हम उनसे अपना नए सिरे से रचनात्मक रिश्ता कायम करते रहे। फिर भले ही वे गुजराती भाषा के कवि हो या हिंदी के या फिर मराठी के या अन्य कोई भाषा के। और इसीलिए हमारी पीढ़ी के लिए साहित्य की परंपरा कोई एक भाषा की परंपरा, दहेज में मिली परंपरा न रही, बल्कि प्रत्येक कवि ने उसे अपने लिए अर्जित की, पुनर्व्याख्याहित की। 6, हमारी भाषा की कविता में लड़कपन के सपने हैं और हताशाएं हैं। सब कुछ देख लेने पर उभरता खालीपन है, निर्वेद है, गांवों का टूटना है तो शहरों में न बस पाने की लाचारगी है, अपने देश लौटने की इच्छा है तो शहरों की तहजीब सीखने की बेकली भी है, जाति और वर्ग को मिटाने की विकलता है तो धर्म आधारित पूंजी प्रेरित राजसत्ता व्यवस्था के प्रति प्रतिरोध भी है, आख्यान परखता है तो छोटी कविता की सहजता भी है, स्तोत्रों की भाषा है तो पिछड़े माने जाने वाले शोषित वर्ग की बोली भी है, प्रतिरोध की भाषा है तो बेटे पत्नी एवं पड़ोसी या पड़ोस से बतियाती आत्मीय घरेलू भाषा भी है। इस तरह से भाषा के विभिन्न रजिस्टर्स को एक साथ एक ही कविता में रचते हुए हमारे कवि ने भाषा की सांस्कृतिक राजनीतिक पोटेंशियलिटी को एक्सप्लोर की है
और वह ज्ञानात्मक और वैचारिक कविता की भूमिका रचते रहे हैं। सितांशु यशस चंद्र, लाभ शंकर ठाकर, गुलाम मोहम्मद शेख, दिलीप झवेरी, नितिन मेहता, कमल वोरा, बाबू सुथार, राजेंद्र पटेल, प्रवीण पंड्या, मनीषा जोशी, नीरव पटेल, राजेश पंड्या, विपाशा, यह ऐसे कुछ कवियों के नाम हैं जिनकी कविता के चलते गुजराती भाषा में कविता लिखना, बतियाना आज भी अर्थपूर्ण जान पड़ता है और जिनकी कविता हमारे लिए हमारे समय का मात्र साक्ष्य ही नहीं प्रस्तुत कर रही अपितु अपनी दखल भी दर्ज कराती रही हैं। आज यूं तो श्रोता बहुत कम हैं, लेकिन बहुत ही महत्व के श्रोता मेरे सामने बैठे हैं और उनमें हमारे अग्रज कवि सितांशु यशस चंद्र भी है। तो उनके बारे में कहना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी अभी लग रहा है। हमारी भाषा के अग्रज कवि हैं सितांशु यशस चंद्र। वह ढेरों कवितानुमा आकर्षणों के बीच सिर्फ कविता के पक्ष में रहने वाले कवि हैं। अपनी हर कविता में वह एक नई शुरुआत करते रहे हैं और भाषा एवं कविता की प्रविधियों को विस्तारते रहे हैं। समाज को रचने वाली शक्तियों के बदलते आयाम के बीच वह नए सिरे से कविता की खोज करते रहे हैं। इस वजह से उनकी कविता में इस तरह तरह की आवाज़ों के लिए जगह बनी है। बिना झुके अकेले छोड़ दिए जाने के अभिशाप को स्वीकार कर चलने वाले हमारे यहाँ कवि अनेकविध व्यवस्थाओं से मुठभेड़ और जिरह करने वाली भाषा रचते रहे हैं। उनकी कविता में हमारी पीढ़ी को अपनी भी एक जगह नज़र आती रही है और उन जगहों में हम बसेरा भी करते रहे हैं। और अब मेरी अपनी कविता और चित्रकला के बहाने हमारी पीढ़ी की बात। मेरी अपनी कविता और चित्रकला में आत्म संशय की छायाएं हैं। जहाँ अंधेरा मेरा सहचर है, कविता में अंधेरे के बिंब है, तो चित्रकला में गहरे धुंधल के सीधी सरल और पैनी भाषा में कविता लिखने का आग्रह और राख पुते चित्रों की निर्जनता, मन को लुभाने वाली हर तरकीब से परहेज करने वाले की कला और कविता आपके सामने कौन सा विश्व खोलेगी। अंततः ऐसा होता क्यों है या क्यों हुआ है? बंद मकान, कड़ी शिस्त और संवेदनहीन लोगों की भाषा के बीच गुजरा बचपन और आज राज्य के विकास के मानक पर हर वक्त विस्थापन का भय और घर गृहस्थी बनाए रखने का संघर्ष जारी है। सब कुछ मिल जाने पर भी कुछ न कुछ से वंचित रहने का अभिशाप और भीतर ही भीतर खाए जाता अभाव, खालीपन, कर्मक्षेत्र कला शिक्षा और उसमें फैला भ्रष्टाचार, कला के जगत की ऊपरी चकाचौंध के तले दाव पे लगे कला की पवित्रता के मानक, जीवन को थोड़ा बहुत भी अर्थपूर्ण बनाने के संघर्ष में छलनी होती माँ पिता की देह और महंगी होती दवाइयाँ, और जहाँ सेवा, आपद धर्म, गांधी जी की वैष्णव जन की चिंता सिर्फ मुखौटा बनकर रह गई है। अंततः ऐसे अपर्याप्त जीवन और अपर्याप्त भाषा की स्मृति के दो पाटन के बीच मेरी कविता कला के स्रोत है। कुछ इन्हीं बातों के चलते मेरी ही लिखी हुई एक कविता पढ़ना चाहूँगा। शीर्षक है लेखन के बारे में। लिखी जाएगी क्या एक कविता या फिर कविता जैसा कुछ कभी, जिसने आने वाले कल को देखा नहीं है, जिसे बीता हुआ कल याद नहीं है, जिसे काल की अतियों का गणित सदा नहीं है, उजाले में जो अपनी छाया के सहारे चलता, अंधेरे में अनिद्रा के गर्भ में लुढ़कता कराहता, परंतु रात को पहचान नहीं सकता, जो हथेली को प्रज्वलित नहीं कर सकता, जो शब्दों में उतरते और चढ़ते लय में उलझता, यति को चूक जाता और पूर्ण विराम आने के पहले ही हाँफ जाता, पूर्वजों का उड्डयन और उत्खनन कहाँ से भाप सकेगा, जो हर्फ उच्चारने के पहले बवंडरों में बिखर जाता, वह इस पीड़ा का नाम कैसे ले सकेगा। पल पल जिसे नीच कथा छलती डराती हो, वह तेरे या तुम्हारे साथ कितना चल सकेगा। वह क्या लिखेगा, लिख सकेगा एकाध कविता या कविता जैसा कुछ कभी भी। तो मित्रों, हमारी भाषा में कविता के वैकल्पिक मंच को खोजने का आज समय है,
जब जब नियंत्रण शक्तियों के आयाम बदलते हैं, तब तब हम प्रतिरोध के नए नए रास्ते खोजने पर मजबूर होते हैं। आज अगर हम कुछ खोज रहे हैं तो वह भाषा के नए नए स्वरूपों में कविता की खोज है। कहना न होगा कि वर्तमान समय में लिखने वाले हमारी पीढ़ी के युवा गुजराती की उलझे हुए व्याकरण से बुनी आज की कविता की हमें खोज है, यानी कि हमारी अपनी कविता की जमीन की खोज। बात पीयूष, आपने वर्तमान गुजराती काव्य की क्या स्थिति है और अपनी रचना के बारे में अपने विचार जो आपने प्रस्तुत किए वो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी अध्येता और खुद रचनाकार हिमांशी शीलत जी को। नमस्कार। पीयूष भाई ने अभी बताया कि अकेला सर्जक, तो सर्जक तो वैसे असुरक्षित है ही, बिल्कुल सुभेद्य, वल्नरेबल, और अकेला होना स्वाभाविक है क्योंकि ये रास्ता सर्जक ने खुद चुना है। ये खुद चुना गया रास्ता तकलीफ देता है, कभी कभी स्पेस कम कर देता है, फिर भी हमें ये रास्ता अच्छा लगता है। जो सच्चे सर्जक है, सच्चे मन से शब्द के पास जाता है, तो उसका असुरक्षित होना और प्रतिरोध करना बिल्कुल सहज स्वाभाविक गति है। क्यों? क्योंकि जो आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, समाज सत्ता, ये जो तीनों सत्ताएं एक्सरसाइज ऑफ पावर में मानती हैं, ये सत्ता के सामने जब कुछ भी, कोई भी किसी भी का प्रतिरोध करना है, विरोध करना है, तो पहले अपने स्पेस के बारे में सोचना पड़ता है कि कोई बोलने के लिए जगह देगा या नहीं। और हम जिस प्रदेश से आए हैं, गुजरात से, वहाँ तो विरोध की भाषा बहुत पुरानी है। गांधी जी ने सिखाई दो एक उत्तम संज्ञाएं हमारे पास है, सत्याग्रह और सविनय कानून भंग। ये दो चीज अगर सर्जक के पास हो, सत्य का आग्रह और जो हमारे पर थोपा गया है जो पावर, जो आर्बिट्ररी है, चित्रकार को, सर्जक को कभी अभी शब्द को कोई लोग गंभीरता से नहीं लेते, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि और माध्यम ऐसे इतने सशक्त हैं। हमने देखा जो सशक्त माध्यम था उसका क्या हाल था और शब्द का क्या हाल है। तो और कई माध्यम ऐसे इतने सशक्त हैं कि शब्द के पास अभी जगह बहुत कम है। कोई कहता है लोग कम पढ़ते हैं, कोई कहते हैं हमारे पास ज्ञान लेने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो शब्द की जगह तो वैसे ही कम हो गई, साहित्य की जगह वैसे भी कम हो गई। लेकिन जब विरोध करना है तो किस तरीके से करना है? हमारे पास एक उत्तम नवलकथा है, जिसे सब गुजराती समाज तो पूरा परिचित है, भद्रम भद्र। ये एक एकदम उत्तम उदाहरण है प्रतिरोध का। जो धार्मिक और सामाजिक सत्ता है उसके सामने बिल्कुल व्यंग और कटाक्ष से, आपको पता भी न चले कि कहाँ करवट चल गया, कहाँ सर कट गया, इसका भी पता न चले, ऐसी उत्तम नवलकथा भद्रम भद्र के जरिए हमारे पास है। फिर चुनीलाल मडिया ने एक लिखी है, सगरा जयसंग नो साड़ा नो साड़ो। जो सत्ता के केंद्र स्थान में होता है, उनके परिवार के लोग, हमें ये सब परिचित है। किसी को पहले से बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि जो सत्ता स्थान पे है वो क्या क्या कर सकते हैं वो लोग। तो इस उपन्यास में जिस तरीके से
ये संबंध के बारे में, मनुष्य के संबंध के बारे में जिस तरीके से बात की गई है, ये भी एक उत्तम तरीका है विरोध का। फिर वर्षा अडालजा का एक उपन्यास है धार्मिक सत्ता के सामने शगरे संकोरु, जहां पूरा परिवार एक धार्मिक संप्रदाय के साथ इतना जुड़ गया है कि घर में किसी की बात कोई सुनता ही नहीं। पूर्ण समर्पण। अब पूर्ण समर्पण में क्या होता है हम आजकल पढ़ते हैं, ये धार्मिक पूर्ण समर्पण में क्या क्या हो सकता है देखते भी। तो हाँ, तो ऐसा जो माहौल है उससे भी पहले 32 पुतली निवेदना, स्त्रियों पर धार्मिक आधिपत्य, धार्मिक सत्ता का आधिपत्य, तो उसका विरोध किस तरीके से किया गया है। मेरी एक कहानी विधवाओं का दमन, धार्मिक दमन, अंधारी गली में सफेद टपका, यही बात है। तो सत्ता का होना और सत्ता के सामने कला को रस किस में है कि ये आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर इज सो विजिबल। हमको तो गुजरात से आए हुए लोग को सबको पता है क्या क्या हो सकता है। जैसे चित्र प्रदर्शन में होता है, पीयूष भाई को भी पता है कि एक जूथ आता है, सिर्फ सत्ता की बात नहीं, राज्य सत्ता की बात नहीं है, कोई एक जूथ आता है और पूरा सब तोड़ फोड़ के विदिन 15 मिनट्स दे डिस्पर्स, चले जाते। कौन कहां से आया, किसने क्या किया, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो हुआ सो हुआ है। अब इसके सामने, ऐसे आर्बिट्ररी पावर के सामने अपना विरोध किस तरह प्रकट करे। तो सटायर सबसे सशक्त आयुध है, सबसे सशक्त, क्योंकि इससे किसी को पता भी नहीं चलता कि ये किसके बारे में क्या। अगर बिल्कुल सामने रख दिया तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपके पास तो कोई स्पेस ही नहीं है। नाटक करना है तो कहाँ जाएंगे, गलियों में करना पड़ेगा, गलियों में पुलिस आएगी, आपको हटा देगी, आपको चला जाना पड़ेगा, आपको कोई मंच नहीं देता है। ऐसा हुआ है कि अहमदाबाद में नाटक रखा गया हो और किसी को मंच नहीं मिला हो, तो भाई कोई कॉलेज के छोटे से मंच पे नाटक कर लो और सबको बुला लो, वहाँ भाई बैठ के देख लो, यही जगह है हमारे लिए, और कोई जगह नहीं है। तो ये हो सकता है, लेकिन जो हमें कहना है वो हमें कहना है, और कहने के लिए वॉइस ऑफ डिसेंट इज नेवर स्वीट। अच्छा अच्छा कहना है, किसी गुड बुक्स में रहना है, ये चाहिए वो चाहिए, इसको हम डिस्प्लीज नहीं कर सकते, इसको कुछ कह नहीं सकते, इसको तो संभालना पड़ेगा। इस तरीके से सत्य की उपासना कभी नहीं होती, सत्य के निकट जा ही नहीं सकते। तो जो सरफिरा हो, जो सर्जक सरफिरा हो, वही ये कर सकता है। और ऐसा सर्जक हमेशा अकेला ही रहता है, वो अकेला ही होगा, असुरक्षित ही होगा। असुरक्षित मैं इसलिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई हमें घर से निकाल के कोई कुछ करने वाला है, लेकिन असुरक्षित होने का मतलब इतना ही है कि हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है जहां हम ये बात कर सके। तो बात करने के लिए कुछ अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं है, और मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं, हमारे यहाँ वॉइस ऑफ डिसेंट है, गुजरात में पूरा वॉइस ऑफ डिसेंट है, तो मैं किस तरीके से कहती हूँ, मैं ऐसा कहूँगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे नेता है तो हमें गुलाब का हार नहीं पहनाना, हमें चमेली का हार ही पहनाना है। और एक जुट कहेगा कि नहीं ये तो चंद्र के समान है, तो कोई कहेगा नहीं नहीं ये सूर्य के समान प्रतापी है, और तीसरा कहेगा नहीं चंद्र भी नहीं सूर्य भी नहीं, ये तो मशालची है नवयुग के। तो हुआ ना वॉइस ऑफ डिसेंट, हमारे यहाँ भी वॉइस ऑफ डिसेंट है। तो ऐसे तरीके से कुछ विरोध जो हमें कहना है, कि कहना तो यही है कि हमारे यहाँ वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए, लेकिन इस तरीके से बात करने से जो कहना है वो कह पाते हैं, हमारी स्पेस भी रहती है, और जो सत्य कहना है उससे ये कहने की जो इससे जो संतोष मिलता है वो भी मिलता है। तो जो ओरहान पामुक ने शायद कहा, नहीं पिंटर ने, हैरोल्ड पिंटर ने कहा था जब नोबेल मिला तब,
कि मंच पे से मैं क्या बात करूंगा। वैसे तो बुश के पास प्रवचन लिखने के लिए बहुत बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे जो प्रवचन लिख सके, लेकिन अगर मुझे जो कहा जाए कि मैं काल्पनिक रूप से कोई प्रवचन लिखूं तो मैं लिख दूंगा कि भाई हम तो बड़े ही करुणाळु हैं, हम करुणा सबर इंजेक्शन दे सकते हैं प्राणघातक, हम करुणा सबर बिजली के झटके भी दे सकते हैं जिससे प्राण चली जाए। हमारी सत्ता महान है और ये महान सत्ता कहाँ है? हमारी मुट्ठी में है। मत भूलना, सत्ता हमारी मुट्ठी में है, हमेशा याद रखना। तो ये बात इस तरीके से आती है कि जो कहना है वो ठीक से कह पाते हैं। तो हमें ऐसे वॉइस ऑफ डिसेंट की खोज रही है और मुझे बहुत संतोष है। पता नहीं कितने लोग गुजराती साहित्य के निकट है, लेकिन आज मैं इस मंच से कहती हूँ कि गुजरात में ऐसे वॉइस ऑफ डिसेंट है, बहुत ही है, और जो सुनना चाहे ये सब ये वॉइस ऑफ डिसेंट सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा माहौल है, बड़ा हेल्दी माहौल है, जहाँ ज़्यादा नहीं थोड़े ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं, क्योंकि असुरक्षित रहना कोई पसंद नहीं करता। गुड बुक्स में रहना, निरुपद्रवी रहना सबको अच्छा लगता है। ये सब लोग उपद्रव कर सकते हैं क्योंकि वॉइस ऑफ डिसेंट का तो एक अपना ही उपद्रव है। तो जो ये सब कर सकते हैं वो तो कम ही होंगे, लेकिन कम है वो बड़े ही सशक्त है। और जिस माध्यम से उन लोगों को बात करनी है वो कहानी के जरिए। हमारी स्वरूप ध्रुव ने तो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री पुस्तक जो कि घटना का तो बिल्कुल नैरेटिव है, लेकिन कहानियों के ढंग से ऐसे अहवाल के तरीके से लिखा है। 2002 से 2006 तक गांव-गांव घूमकर लोगों को सबको मिलकर उसने ये पूरा पुस्तक उम्मीद होगी कोई, तो हिंदी में ही लिखा है, हिंदी में ही प्रकाशित है। वो पुस्तक पढ़ने से लगता है कि नहीं, ये सब गुजरात में उस वक्त भी हुआ था जब उमाशंकर जी थे, तब भी हुआ था। आपको पता होगा नव निर्माण का बड़ा ही आंदोलन, राज्य सत्ता के सामने ऐसा विरोध कभी, और लिखने के जरिए, क्योंकि उस वक्त निरीक्षक के वो तंत्री रहे थे और निरीक्षक में ये सब बातें आती थी। कितने दिन तो निरीक्षक बाहर निकल ही नहीं सका क्योंकि कोई छापने के लिए तैयार नहीं था, इमरजेंसी के दौरान भी नहीं तैयार था कोई, तो कितने दिन बंद रहता था। फिर भी 400 युवक समितियां उस वक्त गुजरात में ड्यूरिंग 74 एंड 75 उस वक्त गुजरात में 400 समितियां युवा पीढ़ी की काम कर रही थी। है कि सारे शिक्षकों, खुद उमाशंकर जोशी जी ने और कितने सारे अध्यापकों ने साथ रहकर एक के साथ कंधे कंधे मिलाकर काम किया है। ये माहौल हमने देखा है, और जिसने ये माहौल देखा है वो उन सबको पता है कि ये हम कर सकते हैं। ये ताकत गुजरात में, गुजरात के सर्जक में है, और कभी न कभी जब ज़रूरत पड़ेगी ये सब बाहर निकल सकता है। क्योंकि जिसने ये माहौल देखा है वो सब जानते हैं कि कहानियाँ या उपन्यास या कविताएं और नाटक, हमारे विनय और चारुल संगीत के जरिए कितना काम करते, पूरा ऑडियंस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और जब वो गाते हैं, गुजरात के दंगों के बाद जगह जगह उन लोगों ने प्रोग्राम किए। कोई म्यूजिकल, कोई पैराफर्नेलिया नहीं, सिर्फ डफ हाथ में और दोनों गाते हुए। बट जो आवाज़, जो गीत, बैठे हुए लोग खड़े हो जाते हैं, इतनी ताकत होती है गीत में भी। तो ये अलग अलग तरीके से, मैं सिर्फ शब्द की बात नहीं कर रही हूँ, कितने सारे माध्यम है हमारे पास जिसकी मदद से ये वॉइस ऑफ डिसेंट हम बाहर प्रकट कर सकते हैं। और विरोध करना जरूरी है, क्योंकि वाही में सर्जक मर जाता है। अगर सर्जक को जिंदा रहना है तो उसको सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलना है तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और हिम्मत के लिए बहुत सारे लोगों को देखा नहीं जाता है, 1 है, 2 है, 10 है, काफ़ी है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं नाटकों के बारे में संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि प्रवीण भाई भी है अभी बाकी,
तो दो नाटकों का जिक्र करना चाहूंगा। एक जो नाटक लिखा गया 1917 में, राइनो पर्वत, जिसमें एक माता गलत तरीके से अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। समसामयिक है ये। वहां बेटा विरोध करता है, और किस तरह से विरोध करता है उसका एक सटीक चित्र हमें उस नाटक में मिलता है। और उसी नाटक को उपादान बनाकर दो नए नाटक लिखे गए, एक जालका और दूसरा राइनो दर्पण राय। तो तीन नाटक कि जहां मां अपने बेटे को अपनी अंतरात्मा की आवाज को कुंठित करके जो एक आधिपत्य है उसको बरकरार रखने के लिए क्या क्या प्रपंच करती है उसके बारे में लिखा गया है। बड़ा समसामयिक है ऐसा वो नाटक है। दूसरा नाटक है जो यहाँ दिल्ली में कई बार खेला गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी उसको खेला बंसी कौल के निर्देशन में, वो है शर्विलक। रसिकलाल परिक का लिखा हुआ ये नाटक हमारे पास है। मृच्छकटिक, जिसके केंद्र में है चारुदत्त और वसंत सेना की प्यार की कहानी, प्रेम कहानी, और साथ साथ गौण रूप से चलती है शर्विलक की विप्लव कथा। लेकिन क्या कमाल किया रसिकलाल परिख ने कि उन्होंने नाटक की जो ये विप्लव कथा है उसको मुख्य बनाकर चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी वो राज्य विप्लव में किस प्रकार से अपना योगदान देती है, ऐसा नाटक लिखा और साहित्य अकादमी से वो पुरस्कृत भी हुआ। इसी नाटक से प्रेरणा लेकर दो नए नाटक लिखे गए जो आज के नाटककारों ने लिखा है। एक है जहां शकार मुख्य भूमिका में है और कहते हैं हर शासक को चाहिए एक गणिका और हर शासक का होता है एक शकार। तो ये एक नाटक लिखा गया। और दूसरा जिनका जिक्र किया था स्वरूप ध्रुव ने राज विप्लव के नाम से नाटक लिखा। समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को मृच्छकटिक के साथ जोड़कर किस तरह से लोक समुदाय आवाज उठाता है शासक के सामने। तो ये नाटक बैन हो गया, ये नाटक नहीं चला, सेंसर हो गया। तो ऐसी घटनाएं हमारे वहां गुजरात में आज भी रंगमंच सक्रिय है। थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट के नाम से एक पूरी विचारधारा है, पूरा रंग कर्म है। तो कोई ये न माने कि गुजरात में सब चुपचाप है और आंखें नीचे बैठे हैं और जयकार कर रहे हैं, ये बात गलत है। हम जो कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारी आवाज भी बुलंद है, आपके कानों तक पहुंचे, आपके सीने में उतर जाए। इस प्रकार की प्रचंड आवाज के साथ हम हुंकार कर सकते हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा प्रवीण पंड्या, जो खुद कवि है, नाटककार भी हैं। उनके नाटकों को पुरस्कृत किया गया है संगीत नाटक अकादमी गुजरात की और साहित्य परिषद ने भी। उनका बेगम हजरत महल ये जो नाटक था, अभी कुछ दिन पहले आकाशवाणी के जरिए पूरे राष्ट्र के सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और एक साथ उसका प्रसारण हुआ। बेगम हजरत महल, इस नाटक को लेकर उन्होंने आज जो गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहा है उसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया था। तो ऐसे हमारे युवा पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर प्रवीण पंड्या। माफ करना, गुजराती जो सरनेम होती है उसके उच्चारण में कहीं कहीं जो परख होता है तो उसको पारिख किया जाता है। जहां पंड्या होता है वहां पांड्या किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पंड्या और रसिकलाल परिख आज भी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वहां रसिकलाल को परिख नहीं माना गया, पारिख ही माना गया है और पंड्या को हमेशा पांड्या ही माना गया है। तो ये गलती आप सुधार दें, एक है परिख और दूसरे है पंड्या। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रवीण पंड्या को, जो अपनी कविता के माध्यम से विद्रोह के स्वर किस प्रकार से मुखरित है उसके बारे में कहेंगे प्रवीण पंड्या। थैंक यू महेश भाई। बात तो यह है कि
अनेक आधिपत्य बहुतेरे विरोध, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो गुजरात जो है ना, मैंने जो गुजरात देखा है, मेरी रगों में जो गुजरात बह रहा है, गुजरात साहब बागियों का है। गुजरात में जो है पहले भी बहुत सारे बागी थे, ड्यूरिंग द गांधीयन एरा भी रहे और आज भी है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा, दिस इज क्लीशे, जब भी बात होती है तो हम गांधी और गुजरात की बात करते हैं, या गांधी से ही सब शुरू करते हैं गुजरात का। ये नहीं है। गांधी ने जो हरिजन शब्द लिया और जिसको कहता है कि दलितों के उद्धार की जो बात की, उसकी शुरुआत जो है वो तो नरसिंह मेहता से होती है, जिसने वैष्णव जन तो तेने रे कहिए वो भजन लिखा। और उस टाइम पे वो, यानी 8वीं शताब्दी होगी सीतांशु भाई, शायद 12वीं शताब्दी है। लेकिन तब जो है वो हाथ में एक तारा लेके दलितों की बस्ती में, वो नागर आदमी, नागर ब्राह्मण जाति का वहां चला गया और उसकी वजह से उसको जो है वो बाहर निकाला गया अपनी पूरी कास्ट बिरादरी से। तो गांधी को प्रेरित करने वाला जो है वो नरसिंह है। तो गुजरात नरसिंह का है, और गुजरात का पहला अगर कोई विद्रोही कवि है तो वो नरसिंह है, जिसमें अध्यात्म भी है और विप्लव भी है, दोनों चीजें एक साथ चलती है। उसके बाद जब हम थिएटर की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में असाई ठाकर नाम का एक जो है वो बहुत बड़ा नाटककार आता है, जिसको फोक जो है हमारा भवाई जो है एक नाट्य स्वरूप, उसका जन्मदाता कहा जाता है। उसी से भवाई शुरू होती है। लेकिन ये वो आदमी था जिसने उस वक्त का जो शासक था, वो शासक जो है गांव की एक बेटी को उठा के ले गया था और वो उसको छुड़ाने के लिए पहुंच गया और उसने कहा कि मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो। तब किसी ने उसके कान में जाके कह दिया, वो जो शासक था उसके, कि ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, इनके बीच में जो है 50 तरह के जो है वो अलग अलग कास्ट सिस्टम है, इसको बोलो इस लड़की के साथ खाना खाए। वो उस बेटी के साथ खाना खाया और खाना खा के वो गांव में आया, पटेल की बेटी थी, और पूरी ज्ञाति ने उसको जो है वो बाहर धकेल दिया। और फिर उसने जो है 365 नाटक यानी वेश लिखे, और उस 365 वेशों में सारी जातियों के जो है वो वेश हैं, सारे आधिपत्य के वेश हैं। अभी यहां है नहीं, दिख रहे थे सुबह, हमारे बहुत बड़े फिल्मकार है केतन मेहता गुजरात से, जिन्होंने बवनी भवाई ऐसी एक जो फिल्म बनाई। अगर सिनेमा में दलित विमर्श इन रियल सेंस जहां से शुरू होता है तो वो बवनी भवाई है। और बवनी भवाई वो असाइत जो था वो 14वीं शताब्दी में जो हो गया, उसके एक नाटक पर से पूरी वो फिल्म। तो ये अनेक आधिपत्य और आधिपत्यों के सामने विद्रोह, ये गुजरात में नहीं, कहीं भी आप जाए, हर जगह, महाराष्ट्र में जाए, कहीं भी जाए, ये चलता रहता है। जब पहला झंडा बना होगा और जब पहला डंडा चला होगा, तब जो है विद्रोह का जन्म हो चुका होगा। और तब से ये आधिपत्य और विद्रोह दोनों चले आते हैं। अब बात है आज के गुजराती साहित्य की। आज के यानी अगर कहे तो पिछले 20-25 साल से जो कुछ भी लिखा जा रहा है, उसकी अगर बात करें तो उसके मुद्दे क्या है, तो उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है वो ये उभर के आता है कि हमको ये अर्थसत्ता, ये राजसत्ता, ये धर्मसत्ता, इन तीनों के सामने, इन तीनों के आधिपत्य के सामने तो हमको जो है वो काफ़ी विद्रोह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो बाजार आ रहा है।
और वो बाजार दिखता नहीं। आज अगर आप गुजरात में जाके देखें और गुजरात के उस डेवलपमेंट के एक मॉडल को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे पूरी एक मार्केटिंग सिस्टम है। और उस पूरी सिस्टम के सामने जो है वो कवियों को, आज कलाकारों को, नाटककारों को, सबको जो है उसके सामने जो है अपना एक जो है वो करना है और हो रहा है। काफी लोग अलग अलग ढंग से जो है वो अपनी बात कर रहे हैं और हो रही है। मेरे लेखन का आरंभ उस चीज से हुआ कि मैं अक्सर सोचता था कि ये लोकतंत्र क्या है। मेरे सामने जो दिखता है वो तो ये है कि चुनाव आता है और फिर पार्टियां जो है वो अपने मैनिफेस्टो जो है वो बांट देती है, उसके बाद पैसे बांटे जाते हैं, उसके बाद शराब दी जाती है, मनी पावर, मसल पावर, सब तो लोकतंत्र कहाँ है इस देश का, और लोकतंत्र की क्या हालत है। कई सालों तक मेरे मन में ये एक विचार जो है वो चला, और तब जाके एक दिन मुझे ये लगा कि इसका एक प्रतीक मुझे अपनी माँ ने सुनाई हुई कहानी में से मिला। मैंने अपनी माँ से एक कहानी सुनी थी, आप सबने भी सुनी होगी। वो ऐसी थी कि एक आदमी जो है वो किसी दूसरे शहर में जाता है, दरवाजा खुलता है, वहां का राजा मर चुका है, और वहां एक हथनी जो है वो किसी के ऊपर कलश उंडेलती है और वो राजा बन जाता है। तो मेरे मन में जो है वो ये मोटिव वो बैठ गया। मुझे लगा कि ये वही है हमारे यहाँ जो चल रहा है। वो मेरी माँ की कहानी में जो हथनी आती थी, वही कलश जिस पर उंडेल देती है वो राजा बन जाता है। तो इस मोटिव के ऊपर पूरा एक प्ले जो है वो डिजाइन हुआ, और ये हथनी जो है वो ये नहीं दिखने वाला लोकतंत्र जो है उसका प्रतीक बनी। उस पर बग्घियां जमी हुई है, उसका खून चूसती है, किसी को उसकी पड़ी नहीं है। राजा निकलता है तो सब लोग राजा के पीछे पीछे भागते हैं, और ये बेचारी जो है वो पड़ी है, बीमार है, और वो दो कलाकारों से कहती है कि मेरे ऊपर से ये सारे जंतु लगे हैं, उसको हटाओ, और वो विद्रोह करते हैं। तो ये एक पूरा प्ले था जहां मैं पहुंचा। आजकल हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो भी एक बड़ा डिस्कोर्स है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में जो है ये बहस चलनी चाहिए कि लोकतंत्र है क्या और ये कैसे चल रहा है। तो अब प्रवीण जी हमारे पास बहुत कम समय है, तो आपसे गुजारिश है कि जो आप काव्य पाठ करना चाहते थे उसकी कुछ पंक्तियां मैं बोलूं। आप ऐसा कर, 3 मिनट है, क्योंकि बाद में हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। तो आपके मन में जो प्रश्न हो, क्योंकि आपके लिए भी सिर्फ 5 मिनट है, तो 1-2 प्रश्न हम आपके उसके उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे इसको आपको ख़त्म करना है, ताकि जो नया सेशन है वो समय के हिसाब से शुरू हो सके। तो आपसे गुजारिश है, मेरा नम्र निवेदन है कि आप कुछ पंक्तियों में अपनी बात रख दें। ठीक है। एक छोटा सा खंड है, एक कविता का है, और कविता का शीर्षक है इस कौरव पांडव के समय में। ये अभी चल ही रहा है, ये है। तो जहां देखो वहां संगमरमर के रास्ते, पथदर्शकों की प्रतिमाएं, वीरों के स्मारक और इतिहास की गाथाएं गाती भव्य इमारतें हैं। फिर भी हम सब अपने अपने भीतर रुके खड़े हुए हैं इस कौरव पांडव के समय में। एक भी रास्ता सीधा नहीं है, सरल नहीं है, सने बिना कहीं भी पहुंचना। सत्य पांव की जूती बनकर घूमता है इस कौरव पांडव के समय में। थैंक यू। अब आपके जहन में, आपके मन में जो भी प्रश्न हो, हमारे 5 मिनट का समय है, तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ से हम दे सकते हैं।
आपका जो प्रश्न हो वो गुजराती साहित्य में कहाँ आधिपत्य और उसके सामने किस प्रकार के विद्रोह के स्वर, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। हम साहित्य से परे जाकर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी गुजरात की बात होती है लोग लालायित हो जाते हैं कई प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन मैं आपको मर्यादा बता दूं कि हमें संबंध सिर्फ साहित्य से है और किसी बात से नहीं है। चलती, प्लीज प्लीज आप माइक दीजिए उनको। मैं सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का कि आपने इस विस्तार से और इतनी सूक्ष्मता से अपनी बात कही। थैंक यू। खासकर सूक्ष्मता की बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में सूक्ष्मता की कोई कदर नहीं रहती। तो जिस तरीके से शारदा नरकासुर की सामना करती हैं, और मेरा प्रश्न सिर्फ साहित्य से ही है, इसका गलत बिल्कुल। मतलब न लीजिएगा। आधिपत्य और सत्या की जो आख्यान होती है वो भी एक किस्म की साहित्य है। जी हाँ। चाहे हम उससे घृणा करें, चाहे हम उसको संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन वो आख्यान और उपाख्यान जो झूठ को सच बताती है और फिर सच को तोड़ देती है कौरव पांडव के समय में, जी बिल्कुल, वो भी सामग्री बन जाती हैं आप जैसे साहित्यकारों के लिए। वो आख्यान को बिगाड़ देने वाली जो लोलुपता सत्ता में लोगों की हमेशा होती है कि वो झूठ को सच बता दें। जी। एक व्यंग्यकार खासकर, क्योंकि आपने व्यंग का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से किसी भी साहित्य में इस तरीके से, जैसे मृच्छकटिक में भी जो राजा वसंतसेना के पीछे जाता है, जी। वो तो सामग्री प्रदान कर रहा है लेखक को। जी। तो इस तरीके से जो भी आधिपत्य में हैं, चाहे वो आपके प्रदेश में हो, चाहे वो भविष्य में जी हाँ, कहीं और भी आए, वो भी सामग्री प्रदान कर रहे हैं आपके लिए। तो उस तरीके का जो सेवा वो साहित्य के लिए कर रहे हैं, उसका मतलब उसका हाउ आर यू रीपेइंग दैट डेट? हाँ, प्रवीण जी इसका उत्तर देना चाहिए। आपने ख्याल किया मेरा सवाल सिर्फ साहित्य से जी हाँ, जुड़ा जी। हुआ। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। साहित्य, आपका सवाल साहित्य से है और उसका जवाब भी मैं आपको जो है वो साहित्य से ही दूंगा। देखिए, बात तो ये है कि शब्द जो है वो कुछ छिपाता नहीं। कोई भी राइटर वो लिखता है तो दिखता है, और वो आधिपत्य के छोर पे खड़ा है या विद्रोह के छोर पे खड़ा है, इस बात का पता चल जाता है। जैसे आपके ही जो है, जैसे अरुण कमल की आप कविता लीजिए हिंदी में, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ हमने लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी तो बस केवल दार। तो ये है, वो जहां खड़ा होता है साहित्यकार कवि, वो अगर छिपा के कहीं भी वो छिप नहीं सकता। और सामग्री जो है वो जिनसे लेता है उनको वापस बहुत कुछ देने के लिए ही वो लेता है। ये प्रश्न और कोई प्रश्न? अच्छा, तो इस सेशन का अंत करते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहूँगा, हम तो अकेले चले थे मंजिले गाले, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जब शुरुआत हुई तो एकल दो तीन तार थे, लेकिन आप देखिए कि अब अच्छी तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इसकी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मैं इसी बैठक को यहीं समाप्त घोषित करता हूँ। फिर कभी मौका मिला आपसे रूबरू होने का तो हम और भी बातें करते रहेंगे। मैं समन्वय के आयोजकों की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।